ओके बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को आगे चलते हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, राइट। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ा है। हमने ये चार्ट देखी थी, आई थिंक आपको याद है, 91 टू 92, और वहाँ से लेके 2019 तक का हमने देखा कि कितना जंप किया गया है पब्लिक एक्सपेंडिचर, इन गवर्नमेंट ने कितना खर्चा बढ़ाया है, अपना एक्सपेंसेस बहुत बढ़ाए हैं। रीजंस हमने बहुत सारे पढ़े हैं, राइट। ग्रोथ को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, डिफेंस को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, महंगाई की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, राइट। कई सारे रीजंस थे। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पब्लिक रेवेन्यू, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, फिर से डिस्कस कर लेंगे। सो पब्लिक रेवेन्यू क्या था? एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेज। यस, गवर्नमेंट को आने वाले वो सारे पैसे जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, राइट। जब उनको एक साथ देखा जाएगा तो उसे कहा जाएगा पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्यों जरूरी है? पब्लिक रेवेन्यू इसलिए जरूरी है ताकि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बोलते हैं ना बैलेंस किया जा सके, क्योंकि इतने सारे खर्चे जो हमें करने हैं डिफेंस के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ को लेकर, राइट। तो इन खर्चों को सोशल वेलफेयर करने के लिए जो भी खर्चे लगेंगे उस खर्चे को बोलते हैं ना भरपाई करने के लिए, खर्चा करने के लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए पब्लिक रेवेन्यू स्कीम भी समझनी होंगी। टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू, ये दो सोर्स होते हैं पब्लिक रेवेन्यू के। टैक्सेस, सो यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखा है, मैं चाहूंगा कि आप फर्स्ट नहीं सेकंड वाला फॉलो करें, बहुत इजी है। फर्स्ट वाले में बहुत टेक्निकल टर्म दिए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिंगमैन, क्या कहते हैं ये? अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट। टैक्स क्या होता है? ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होता है, ये इट इज नॉट द चॉइस ऑफ पीपल कि वो भाई करूँ या नहीं करूँ, ऐसा नहीं। लोग नहीं करते हैं वो बात अलग है, उसको बोलते हैं टैक्स की चोरी, जो हम आए दिन सुनते रहते हैं। लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, ऑफिसर्स ने पकड़ लिया, फिर आपसे सारा टैक्स वसूल करती है, इवन आपको जेल भी भेज सकती है। यानी लीगल और कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो आपको करना ही करना है, ठीक है। विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट कंफर्ट, कहने का मतलब क्या है कि टैक्स पे करना पब्लिक की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के लिए सरकार आपको कुछ नहीं देती, डायरेक्ट कुछ नहीं देती। यानी आप कहो कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मुझे फ़ायदा चाहिए, तो गवर्नमेंट आपको कुछ फ़ायदा नहीं देती। यानी सिर्फ टैक्स पे करना आपका काम है, के बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, इनडायरेक्टली ये पैसा आपके पास ज़रूर आता है। जब आप टैक्स पे करते हो तो ये पैसे किस किस रूप में आपके पास आते हैं? डेवलपमेंट के रूप में आते हैं। कौन सा डेवलपमेंट? एनर्जी डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, राइट। स्कूल, हॉस्पिटल्स के डेवलपमेंट में हमने पढ़ा, आपदा आती है तो उसमें खर्चे होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से आपके पास ही आता है। लेकिन टैक्स पे करते वक्त आप कहो कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, तो गवर्नमेंट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती। दिस इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन, यानी टैक्स पेयर, टू द गवर्नमेंट, राइट। अ टैक्स पोजेसेस फॉलोइंग इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टैक्स की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। क्या क्या हैं? इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन of the country is legally bound to pay the tax imposed upon him. Yes, हमने पढ़ा कि भाई ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, हर इंसान को, हर नागरिक को करना है देश के, और ये लीगली बाउंड है, यानी कि कानूनी, मतलब एक तरह से आपको देना ही देना है, आप इसको मना नहीं कर सकते। द टैक्स इम्पोज ऑन ही, इम्पोज का मतलब होता है जितना भी आपके ऊपर टैक्स पे करने के लिए है उतना, क्योंकि सबको टैक्स सेम नहीं पे करना है, जिसकी जैसी इनकम उसको वैसा टैक्स पे करना है, राइट। ऐसे ही जनरली पाया जाता है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। यस, सबसे मेजर जो सोर्स है गवर्नमेंट का यही है, रेवेन्यू का। सबसे जो मेन पैसे आते हैं वो टैक्सेस से आते हैं गवर्नमेंट को। इफ एनी पर्सन डज नॉट पे टैक्स, ही कैन बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। यस, ही कैन बी मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसके लिए कानून बने हुए हैं। अगर उसने टैक्स नहीं पे किया है, करोड़ों अरबों का घपला किया है, तो वो पेनल्टी भी लगती है, टैक्स भी लेते हैं, इवन कभी कभी जेल भी भेज देते हैं। टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर टू इनेबल गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस। यस, टैक्स पेयर टैक्स क्यों देते हैं, या दूसरे तरीके से देखें तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों देती है? कि गवर्नमेंट जो भी खर्चे करना चाहती है उसको पूरा करने के लिए,
मैं कोई खर्चा करना चाहता हूँ तो मैं टैक्स ले रहा हूँ एज अ गवर्नमेंट। मैं आप पब्लिक के लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, समाज के कल्याण के लिए मुझे रेलवे ट्रैक बिछाने हैं, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, और भी बहुत सारे सोशल वेलफेयर वाली एक्टिविटी करनी है। तो पैसे कहाँ से आएंगे? उन्हीं लोगों से आएंगे, सबकी कंट्रीब्यूशन से आएंगे, वही कंट्रीब्यूट करके उन्हीं पे खर्चा किया जाता है, राइट, इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यस, कॉमन इंटरेस्ट का मतलब यही है। देखो यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट का मतलब समझो। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि हर किसी घर पे जाके पूछते हैं तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए। ठीक है ना, नेता लोग घर पे आके वो हाथ जोड़ के वोट के टाइम कहते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन वहाँ पे काम वही किया जाता है जो सबके हित में हो। ठीक है ना, सबके हित में क्या क्या कॉमन चीज़ें, एनर्जी सबके हित में, रोड सबके हित में, रेलवे सबके हित में, एयरपोर्ट सबके हित में, स्कूल सबके हित में, एजुकेशन हॉस्पिटल सबके हित में, राइट। तो कॉमन इंटरेस्ट जो पूरे सोसाइटी के लिए ज़रूरी है वो काम होता है। सोसाइटी में हर एक को क्या ज़रूरत है वो नहीं। द पेमेंट ऑफ अ टैक्स बाय अ पर्सन डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल बेनिफिट। वही बात लिखी है डेफिनेशन वाली बात, कि जब टैक्स पेयर टैक्स पे करता है तो वो किसी भी चीज़ का हकदार नहीं बनता कि उसको कुछ भी डायरेक्टली मिले, चाहे वो कोई गुड्स हो गई या सर्विस हो गई, कोई बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर अ टैक्स। टैक्स के बदले में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती है, ठीक है ना। डायरेक्टली, मैंने इनडायरेक्टली आपको बताया पैसा इस्तेमाल होता है हमारे लिए। टैक्स इज इम्पोज ऑन इनकम। टैक्स किस पे लगाया जाता है? इनकम यानी जो आपने कमाया, प्रॉपर्टीज पे लगाया जाता है, और गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, जैसे जीएसटी हमने पढ़ा, राइट। चलो आगे चलते हैं। सो कैनॉन्स प्रिंसिपल, कैनॉन्स यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और इक्वेलिटी, कैनॉन मतलब प्रिंसिपल। तो एडम स्मिथ द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी मॉडर्न इकोनॉमिक्स, प्रोपाउंडेड द फॉलोइंग फोर कैनॉन्स यानी प्रिंसिपल। तो एडम स्मिथ ने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं टैक्सेशन के। कैनॉन मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और इक्वेलिटी, समानता का प्रिंसिपल क्या है? स्मिथ सजेस्टेड दैट एवरी पर्सन विल पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ हिज एबिलिटी टू पे। इट मीन्स रिच पीपल should pay more tax compared to the poor. Yes, equality of tax. इक्वेलिटी ऑफ टैक्स का मतलब जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा पैसे पे करेगा, मतलब टैक्स पे करेगा, तो जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स पे करेगा। सिंपल, हम ये ज़्यादा पे करेंगे, गरीब कम करेंगे, करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ सर्टिनिटी, अकॉर्डिंग टू स्मिथ द टैक्स पेयर शुड नो इन एडवांस हाउ मच टैक्स इज ही हैज़ टू पे, एट वाट टाइम he has to pay in the tax, in what form the tax is to be paid to the government। कह रहे भाई ये टैक्स पेयर का हक है, टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि कब टैक्स पे करना है, यानी एडवांस टैक्स कब देने हैं, पहले से टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स क्या होता है कि जो साल अभी लगा नहीं है उस साल का भी टैक्स पहले ही दे देना, राइट। ये चलती है, बहुत सारे देशों में चलता है, हमारे देश में भी है एडवांस टैक्स का स्कीम। कैसे पे करना है, यानी गवर्नमेंट को पैसा कब पहुँचे, कैसे पहुँचेगा और कब कब देना है, राइट, ये क्लियर होना चाहिए। कैनॉन ऑन कन्वीनियंस यानी प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी टैक्स शुड बी लेविड इन सच अ मैनर एंड एट सच अ टाइम दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर। कह रहे भाई एक सिस्टम होना चाहिए टैक्स पे करने का प्रॉपर, यानी कोई कैसे भी आके टैक्स पे करके जा रहा है वैसा नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे आज के डेट में है, वेबसाइट्स हैं, सीए के थ्रू हमें चीज़ें करवानी पड़ती हैं अगर आपका बिजनेस वगैरह है तो, राइट। सच अ टाइम दैट, और किस टाइम करना है तो जनरली हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे हम करते हैं, जैसे हमारा मार्च और फरवरी में टैक्स पे करने का जनरली एक डेट होता है, ठीक ना। कैनन ऑन इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू दिस कैनन द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी द मिनिमम। ये गवर्नमेंट के लिए बात लिखी है। एडम स्मिथ कह रहे हैं कि भाई टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी खर्चा होता है ना, टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, प्लेस बनाना पड़ेगा, ऑफिसेस बनाने पड़ेंगे, तो तरीके, रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसके लिए क्या होगा, कुछ खर्चे होंगे, एक्सपेंस होंगे गवर्नमेंट के। तो ये एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए? हमेशा टैक्स कलेक्शन से कम होने चाहिए। कहने का मतलब कि पूरे देश से 100 करोड़ टैक्स
कलेक्ट हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने खर्चा ही 150 करोड़ कर दिया टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो फिर क्या फायदा? टैक्स कलेक्ट करने के लिए 150 करोड़ खर्चा कर दिया और टैक्स कलेक्ट हुआ, यानी इनकम हुई 100 करोड़ और खर्चा आपने 150 करोड़ कर दिया है, ये फायदेमंद है क्या? नहीं ना। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि टैक्स कलेक्शन जो होना चाहिए हमेशा ज़्यादा होना चाहिए टैक्स के कलेक्शन के खर्चे से। इफ अ मेजर पोर्शन ऑफ द टैक्स प्रोसीड इज स्पेंड ऑन द टैक्स कलेक्शन इटसेल्फ, कह रहा है भाई टैक्स कलेक्ट किया आपने और इसका बहुत बड़ा हिस्सा आपने टैक्स कलेक्शन पे ही खर्चा कर दिया, देन सच अ टैक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एट ए गुड टैक्स, तो इसे हम गुड टैक्स नहीं कहेंगे, बेकार टैक्स से हम कहेंगे, टैक्स पॉलिसी बहुत सही नहीं है ऐसा कहेंगे। ठीक है, आई होप समझ गए, बहुत ईजी था। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दे आर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत ईजी है, आराम समझेंगे। तो दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी, द बर्डन ऑफ टैक्स इज borne by the person on whom it is levied, as he cannot transfer the burden of the tax to others. Impact and incident of direct tax falls on the same person, for example personal income tax, wealth tax, etc. कह रहे भाई डायरेक्ट टैक्स वो होता है, पहली बात जो जैसे जो कॉमन पीपल है उसके थ्रू सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। फिर ये जो इंसान है, मान लो ये कोई ए इंसान है जिसने गवर्नमेंट को सीधा टैक्स दिया, तो ये इंसान अपना जो ये टैक्स पे करने का जो लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को पैसा देना है, मतलब क्या है, मेरे ऊपर कर्ज है ना, अगर मैं एक आम आदमी हूँ और गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले रही है तो मेरा हक बनता है टैक्स देना। टैक्स देते वक्त मैं खुद ना देकर मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई से ले लो, तो ये नहीं चलेगा। मैं कहूँगा अपनी मेरी वाइफ से ले लो, नहीं चलेगा, मेरी बहन से ले लो, नहीं चलेगा, मेरे पापा से ले लो, नहीं चलेगा। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया, यानी जो मैंने कमाया है या मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है, उसमें जो भी अमाउंट आया उस अमाउंट पे जो टैक्स लगेगा मैं ही पे करूंगा, मेरा टैक्स कोई और पे नहीं कर सकता। वही बात लिखी है, एज ही कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ द टैक्स टू अदर्स, टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। वो लायबिलिटी किसकी है? मेरी। तो वो मैं ही पे करूंगा, वो मैं किसी और को पे करने नहीं कह सकता, या गवर्नमेंट किसी और से नहीं लेगी मेरा टैक्स, मेरे से ही लेगी, मेरे अकाउंट से ही लेगी। ठीक ना। और डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से टैक्स होते हैं? पर्सनल इनकम टैक्स, यानी खुद जो मैंने कमाया, इसलिए देखो लिखा है पर्सनल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी लिखा रह सकते हो लेकिन पर्सनल, मैंने कमाया तो मेरे ऊपर टैक्स, पापा ने कमाया तो उनका टैक्स अलग से लेगी उनके नाम से, मम्मी ने कमाया तो उनका टैक्स अलग से लेगी उनके नाम से, भैया ने कमाया उनका टैक्स उनके नाम से लेगी। ठीक है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या है? इट इज लेव्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल and purchase of a commodity or a service. The burden of an indirect tax can be shifted by the taxpayer's producer to other persons. Hence, impact and incidence of tax are on different heads. For example, newly implemented goods and services tax in India has replaced almost all indirect taxes, custom duty, etc. बहुत बढ़िया बात लिखी है। तो ये वो टैक्सेस है जो गवर्नमेंट डायरेक्टली कंज्यूमर से नहीं लेती, यानी कोई एक आम आदमी मैं हूँ तो मेरे से ये डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ पास नहीं जाता है, ये बहुत वाया जाता है। वाया मतलब ये बहुत स्टेप से होकर जाता है। ठीक ना। जैसे मैं कोई सामान खरीदता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सिंपल, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, एक तो लिखा है प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन या सेल और परचेज, राइट। फिर टाइम ही क्या किया जाता है? टैक्स ही किया जाता है। जैसे मान लो माचिस की डिब्बी, बहुत सिंपल, तो जब आप दुकान पे गए, आपने माचिस की डिब्बी पे खरीदी, तो मान लेते 1 रुपये की, तो इस 1 रुपये में वो टैक्स इन्वॉल्व है। इस 1 रुपये में क्या है? वो टैक्स ना इन्वॉल्व है। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। मान लेते 1 रुपये के इस पर 15% टैक्स है, तो ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। हालांकि अब सारे टैक्सेस को हटाकर क्या ला दिया गया है? जीएसटी लगा दिया गया है। तो अब उस जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या है? एक्चुअली जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने कोई कार खरीदी तो अब जीएसटी लगता है उसके ऊपर। ठीक है। आपने साइकिल खरीदी, कुछ भी मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो अब जीएसटी लगता है, जो गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं ले रही है। वो जीएसटी आप किसको पे कर रहे हो? आप जैसे मान लो आपने मोबाइल खरीदी सैमसंग की, तो इसमें जो जीएसटी आप लोगे, मान लेते 10,000 के मोबाइल है, तो समझ लो इसमें जीएसटी है 1,000 रुपये जीएसटी है। वो 1,000 रुपये जीएसटी सैमसंग के पास गया, सैमसंग ने गवर्नमेंट को दिया, तो ये वाया जाता है, ये डायरेक्टली नहीं जाता है। ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की भी 3 कैटेगरी दी गई है यहाँ पे। पहला है प्रोपोर्शनेट टैक्स। क्या है? व्हेन अ टैक्स इज लेव्ड एट द सेम एंड कांस्टेंट रेट ऑल इनकम्स, इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट टैक्स। क्या कह रहे हैं? जब टैक्स रेट, चाहे इनकम कैसी भी हो, टैक्स रेट जब सेम होता है, टैक्स रेट, रेट लिखा है, रेट, रेट मतलब परसेंटेज, कि भाई कुछ भी कमाओ 10% देना है। 1 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, 20 करोड़ कमाओ, 1000 कमाओ, 10% देना है, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? अ टैक्स द रेट विच इज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इनकम इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। इन इंडिया वी हैव प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम। और दूसरा है प्रोग्रेसिव, इसमें क्या है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, टैक्स रेट भी 10 से 20% होगा, 20 से 30% होगा, और उससे ज़्यादा होगा। तो इंडिया में जो है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम चलता है, आपको अगर पता होगा तो, राइट। हमारा 5% 10% से स्टार्ट होता है और लगभग 30% तक जाता है, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स, इन रिग्रेसिव टैक्सेशन द लार्जर द इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर द स्मॉलर इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टैक्स लेव्ड ऑन हिम। ये उल्टा है, ये कह रहा है कि भाई जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा टैक्स कम देना पड़ेगा, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का जो रेट है वो कम होता जाएगा, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि आपकी इनकम 1 करोड़ थी और आप 20% टैक्स दे रहे थे, तो इसके हिसाब से अगर आपकी इनकम अब 10 करोड़ हो गई तो आपको बस 10% टैक्स देना है, यानी इनकम बढ़ी और टैक्स कम हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ गए। प्रोपोर्शनेट यानी कैसे भी इनकम हो टैक्स रेट सबके लिए सेम है। प्रोग्रेसिव में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी बढ़ेगा, यानी टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। और रिग्रेसिव में उल्टा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट कम होते जा रहा है, यानी कम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है नॉन टैक्स रेवेन्यू सर्विस सोर्सेज। तो हमने क्या पढ़ा था? 2 सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू के, राइट। रेवेन्यू के क्या है? 2 सोर्सेज हैं। पहला था टैक्स और दूसरा है नॉन टैक्स। तो टैक्स में हमने पढ़ लिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में भी हमने 3 पढ़ लिया, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट और रिग्रेसिव, राइट। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? पब्लिक रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइजेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। दीज सोर्सेज आर डिफरेंट देन द टैक्सेस। अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज सोर्सेज आर एज फॉलोज। तो देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट टैक्स में नहीं आते। तो क्या क्या नहीं आते? पहला है फीस। क्या है फीस? अ टैक्स इज पेड कंपल्सरीली विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, वेयर एज फीस इज पेड इन रिटर्न फॉर अ सर्टेन स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी एक्सेट्रा। यस, जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या था? डायरेक्ट टैक्स या और भी किसी टैक्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे हम टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट रिटर्न में हमें कुछ नहीं दे रही है। यही मतलब था ना टैक्स का। जो टैक्स था, नॉर्मल टैक्स था, वो क्या था कि हमें पे तो करना है कंपलसरीली, लेकिन गवर्नमेंट उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं दे रही है, कोई सर्विस नहीं दे रही है, कोई तुरंत नहीं दे रही है डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? फीस में यानी नॉन टैक्स में जो हम गवर्नमेंट को देते हैं उसमें क्या है? जैसे कि कोई फीस हो गई, फीस यानी जैसे आप आधार कार्ड बनवाने गए, राइट। तो आधार कार्ड बनवाने के लिए कुछ 30 रुपये 50 रुपये के आसपास लगते हैं, जनरली फीस यही कुछ है। तो 30 रुपये के लिए गवर्नमेंट आपके लिए एक काम कर रही है, आपको रिटर्न में कुछ दे रही है, आधार कार्ड का सर्विस बना कर दे रही है, मतलब आधार कार्ड बना के दे रही है, जो एक तरह की सर्विस है। तो हम गवर्नमेंट को 30 रुपये दे रहे हैं ना उस आधार कार्ड ऑफिस में जाके, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? गवर्नमेंट के पास, ठीक ना। ये फीस हो गया। ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं हर जगह, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए, होता है ना, छोटे मोटे फीस हर जगह होते हैं गवर्नमेंट के ऑफिस में। रजिस्ट्रेशन फी होता है। तो ये जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू है, पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है। एजुकेशन फीस भी होती है, आप सरकारी स्कूल में जाओ वहाँ पे भी कुछ ना कुछ फीस है, छोटी मोटी थोड़ी मोटी, तो भी पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास, राइट। हम लोग रेवेन्यू पढ़ रहे हैं, तो फीस के थ्रू गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, जो कि नॉन टैक्स है, ये टैक्स नहीं है। प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू द सिटीजन। अ प्राइस इज
पेमेंट मेड बाय अ सिटीजन टू द गवर्नमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विस सोल्ड टू देम, फॉर एग्जांपल रेलवे फेयर्स एंड पोस्टल चार्जेस। करेक्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया है। रेलवे क्या करता है, हमें सर्विस देता है, क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम टिकट लेते हैं, तो टिकट का पैसा कहाँ जा रहा है, रेलवे विभाग को, गवर्नमेंट, रेलवे गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट का एक पार्ट है। राइट, जो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो रहा है रेलवे से। ठीक है, पोस्टल चार्जेस, पोस्ट ऑफिस है गवर्नमेंट की, हम जाके पोस्ट करते हैं, इवन हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, स्पीड पोस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो वो सब पैसे कहाँ है, जाएंगे गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू का सिंपल मतलब जब पैसे आ रहे होते हैं, चाहे गवर्नमेंट के पास आए, हम लोग फिलहाल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट को बात में ध्यान रखेंगे। रेवेन्यू का मतलब होता है पैसे का आना, इनकम होना एक तरह से। ठीक है, तो ये भी आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ठीक है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। स्पेशल असेसमेंट क्या है ये, द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन स्पेशल फैसिलिटीज गिवन बाय द authority in known as special assessment. For example, local bodies can levy a special tax on the residents of a particular area where extra special facilities of a road, energy, water supply etc. वगैरह वगैरह वगैरह। एकदम सही बात लिखी है। स्पेशल असेसमेंट यानी कि आपको स्पेशल सुख सुविधाएं दी जा रही है, जैसे रोड, तो रोड पे देखो टोल टैक्स देना पड़ता है, ना टोल टैक्स, गाड़ी क्रॉस करती है जगह जगह पे होता है। एनर्जी, बहुत सारे सरकारी जो बिजली प्रोवाइडर्स हैं, जो मतलब सरकार जो बिजली देती है जहाँ जहाँ, वहाँ पे सरकार बिजली पर यूनिट के हिसाब से देती है। वाटर सप्लाई, पानी का भी बिल आता है ना, पानी कौन सप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट, एक सर्विस दे रही है आपको, जिसका क्या लेती है, पैसा लेती है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो भी आप पे करते हो। रोड मैंने बता दिया, टोल वगैरह, तो इन सबसे गवर्नमेंट को क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है। ठीक है ना, पब्लिक रेवेन्यू। फाइन्स एंड पेनल्टीज, यस, द गवर्नमेंट इम्पोज फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज हु वायलेट द लॉ ऑफ द कंट्री। यस, बहुत सारे फाइन और पेनल्टी, दंड लगता है। ट्रैफिक सिग्नल जंप कर लिया, जो भी चार्जेस होते हैं, 200, 500, 1000, राइट। कोई नियम तोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें होती है, इतने का जुर्माना लग गया, उतने का जुर्माना लग गया, लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहे हो। ठीक है, तो एक तो एक चीज़ हो गई, कोई कानून आपने तोड़ दिया, किसी को थप्पड़ मार दी, गाली दे दी, या डंडे वंडे से पीट दिया, हड्डी उड्डी टूट गई, किसी ने केस कर दिया, तो उस पर भी जुर्माना लगता है। तो जुर्माने के तो बहुत तरीके हैं, मतलब पेनल्टी और फाइन्स के तो बहुत तरीके हैं। आपने गाड़ी रिन्यू नहीं कर, इंश्योरेंस नहीं करवाया, पीयूसी नहीं निकाला, उसका पोल्यूशन का उसका सर्टिफिकेट नहीं निकाला, तो बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट फाइन लगाती है जो नियमों और कानूनों को तोड़ते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिंग द फाइन्स एंड पेनल्टी इज नॉट टू अर्न इनकम। देखो क्या लिखा है, ये फाइन और पेनल्टी जो गवर्नमेंट लेती है, ये इसका मतलब उनको कमाना नहीं होता, कमाने के लिए नहीं लगाती हो, बट टू डिस्करेज द सिटीजन फ्रॉम वायलेटिंग द लॉज। उनको क्यों लगाई जाती है, ताकि जो कानून है उसका उल्लंघन ना हो, के लिए इंकरेज ना हो लोग। अगर फाइन और पेनल्टी नहीं होगी, जैसे मान लो कि बिना हेलमेट के जा रहे आ रहे कोई नहीं बोल रहे हैं, तो वो हमेशा ही आएगा जाएगा, कल को उसका एक्सीडेंट हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन करने के लिए वो फाइन लगाई जाती है, उल्लंघन करने के बाद, वायलेट करने के बाद, ताकि वो बार बार ऐसा ना करे, क्योंकि फालतू पैसा तो कोई देना नहीं चाहता। अब 4 बार 200 रुपए दोगे, इससे अच्छा आप एक हेलमेट ले लोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल फाइन्स फॉर, यहाँ पे एग्जाम्पल भी वो भी देख लेते हैं। वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, हाउएवर द इनकम फ्रॉम द सोर्स इज स्मॉल। ठीक है, ये बहुत छोटे मोटे अमाउंट होते हैं, लेकिन फिर भी इनकम गवर्नमेंट की तो इनकम ये जो कि टैक्स नहीं है, क्योंकि ये टैक्स नहीं है इसलिए नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम फ्रॉम in the form of gifts by the citizens and others. The government may also receive grants from the foreign government in the institution for a general and specific purpose. Foreign aid मतलब help has become an important source of development finance for developing countries like India. However, this source of revenue is uncertain in nature. कह रहा है कि
चाहे देश की जनता हो गई, खुद देश के आम लोग हो गए, एक सरकार को नहीं बोल सकते, किसी दूसरे देश की सरकार ने हमारे देश को ग्रांट दिया, डोनेशन दिया, होता है ना, बहुत बार होता है। जैसे अभी मैंने फ्लड की बात की थी बीच में, तो जब फ्लड आता है तो बहुत सारे देश उस देश में क्या करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, तो ये पैसे डोनेशन ग्रांट्स के हिसाब से आते हैं, ठीक ना। ग्रांट का मतलब होता है किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना एक तरह से। तो जैसे फॉरेन की कुछ, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गई, तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, गंगा नदी साफ करने के लिए आपको ग्रांट दे दी, बहुत सारे पैसे दे दिए, हजारों करोड़ रुपए दे दी, राइट। तो इस तरह से इनकम होता है, हम लोग इनकम पढ़ रहे हैं तो इनकम पे ध्यान देंगे। गिफ्ट्स के थ्रू, ग्रांट के थ्रू और डोनेशन के थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसे आते हैं, जो कि अनसर्टेन है, यानी निश्चित नहीं है। अब किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट फिक्स थोड़ी होता है कि हमको हर साल गिफ्ट ही चाहिए, हर साल डोनेशन ही चाहिए। डोनेशन और गिफ्ट तो अपने मन से होता है। जैसे देखो अभी प्रधानमंत्री बीच में कोरोना आया था, तो कोरोना में एक प्रधानमंत्री के नाम से एक डोनेशन कैंप चला था, जिसमें पीएम का जो भी वो डोनेशन ये था, वो पेटीएम के थ्रू और बाकी सारे थ्रू लोग कर रहे थे हेल्प करने के लिए, राइट। जब केरला में आपदा वगैरह आ गई थी तभी भी हुआ था। स्पेशल लेवीज क्या है, दिस इज लेविड ऑन दोज कमोडिटीज द कंजप्शन ऑफ विच इज हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेल बीइंग of citizens, like fines and penalties. The objective is not to earn money income but to discourage the consumption of harmful commodities by the citizens. For example, duties levied on wine, opium and other intoxicants. तो स्पेशल टैक्सेस हैं, स्पेशल नॉन टैक्सेस हैं, मतलब है तो नॉन टैक्स लेकिन एक तरह से गवर्नमेंट लेती है। जैसे वाइन पे, तो अगर किसी को वाइन बेचनी है किसी शहर में, किसी एरिया में, तो भाई एक तो पहले तो उसका स्पेशल रजिस्ट्रेशन होता है, और वो वाइन पे बहुत ज़बरदस्त अलग टाइप का टैक्स ही देना पड़ता है, जो कि नॉन टैक्स में आता है। जनरली हम लोग टैक्स कौन सा समझते हैं, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग है, यानी परमिशन पैसा दिया जा रहा है, परमिशन के लिए पैसा दिया जा रहा है। लास्ट है बोरोविंग्स, द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड एक्सेट्रा। यस, जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट शेयर्स में, उसी तरह से हम गवर्नमेंट के भी डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जब लगाते हैं उसको शेयर्स बोलते हैं, जब गवर्नमेंट सेक्टर में लगाते हैं तो उसको बॉन्ड बोलते हैं। इट ऑल्सो गेट्स लोन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। लोन आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन द मॉडर्न टाइम्स। यस, तो बोरोइंग मतलब उधार लेना। अब उधार कई जगह से लिया जा सकता है, जैसे डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट ले लिया और वादा किया कि पब्लिक को, पब्लिक से 100 रुपये ले रहे हैं तो बोलेंगे 110 रुपये आपको देंगे। और गवर्नमेंट के चीज़ों पे लोग बहुत भरोसा करते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ भागेगी, प्राइवेट सेक्टर भाग सकता है। आप किसी कंपनी में शेयर लगा दो, कंपनी डूब सकती है, गवर्नमेंट कभी नहीं भागती, न गवर्नमेंट डूबती है, ठीक है ना। और उसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट्स यानी दूसरे देशों से भी लोन लिया जाता है, जनरली ऐसा हम देखते हैं, अमेरिका से ले लिया, चाइना से ले लिया, जापान से ले लिया, राइट। और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से। और कह रहा है कि भाई आजकल जो लोन लेने की चलन है वो बहुत पॉपुलर है। आजकल गवर्नमेंट अधिकतर लोन लेने की ही कोशिश कर रही है, मतलब लोन लेकर ही अपने इनकम को क्रिएट कर रही है ज़्यादातर, और डेवलपमेंट के काम कर रही है, ठीक है। ये जीएसटी का आप पढ़ लेना, क्या है चीज़ें क्या नहीं। आगे चलते हैं, आगे है डेब्ट पढ़ते, पब्लिक डेब्ट, इसके बाद अगले लेक्चर में आएंगे। सो लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू रेज लोन। जैसे प्राइवेट सेक्टर लोन रेज करता है, यानी लोन लेता है अलग अलग जगहों से अपने प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए, अपने सैलरी और डे टू डे वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए, राइट। उसी तरह से गवर्नमेंट भी लोन रेज करती है। इनफैक्ट रेजिंग डेब्ट इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आज की डेट में कर्ज लेना
किसी भी गवर्नमेंट के लिए कॉमन एक्टिविटी हो गई है, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू। क्यों होता है ऐसा? यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बात लिखी है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू हमेशा कम होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, या जैसे लिखा वैसे कहूँ तो गवर्नमेंट हमें एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू से, यानी इनकम हमेशा कम होती है गवर्नमेंट की और एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब है कि भाई 100 रुपये ही कमा रहे हैं और खर्चा 200 रुपये आ रहा है, तो कहाँ से पूरा होगा? तो बचा हुआ 100 रुपये क्या करते हो लोग? उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, कर्ज लेते हैं, ठीक ना। तो देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डेप्ट। तो 2 तरीके से कर्ज लिया जाता है, या 2 तरीके हैं कर्ज के, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। क्या है? व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन, बैंक, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस हाउसेज विद इन द कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल डेप्ट। कहने का मतलब ये है, मान लो घर में भाई बहन सबको मिलाकर कुछ 8 लोग हैं, ठीक ना। एक भाई को बिजनेस डालना है या कुछ खरीदना है, तो वो बाहर किसी पड़ोसी से जाकर ना मांगकर वो घर के ही लोगों से पैसे मांगता है। अपने भाई से मांगने की कोशिश करेगा, या बहन से उधार लेगा, छोटे भाई से, बड़े भाई, जिससे भी, पापा या मम्मी से भी ले सकता है उधार। जब घर में ही हम उधार लेते हैं अपने ही लोगों से, तो हो गया इंटरनल डेट। उसी तरह आप देश को समझ लो, मान लो ये देश है, तो देश के अंदर ही देश के लोगों से पैसे लेना उधार में, देश की अपनी बैंक से लेना, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से लेना, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में संस्थाएं हैं, और जो बिजनेस हाउस है, बिजनेस कर रहे हैं उनसे लोन लेना। तो ऐसे होता है कि देश के अंदर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेट्रो वगैरह बन रही है, तो वो देश के ही लोगों से पैसे लेकर वहाँ पे इन्वेस्ट करके वो चीज़ें बनाते हैं। ये इसको बोलते हैं इंटरनल डेप्ट, यानी देश के अंदर ही जो कुछ हो रहा है देश के अंदर हो रहा है, देश के अंदर के ही लोगों से पैसे ले रहे हैं और वहीं काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल डेप्ट क्या है? व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। कभी कभी ना अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो देश के लोग भी वो पैसा पूरा नहीं कर पाते, यानी गवर्नमेंट अपने ही लोगों से पैसा लेने के बाद भी बहुत सारे पैसे रह जाते हैं। लाइक मान लेते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए लगने वाला मेट्रो बनाने के लिए, देश के लोगों से भी पैसे मांगे इन द सेंस डेप्ट के थ्रू लिए, तो 1 लाख करोड़ तो अरेंज हो गया, लेकिन अब और 1 लाख करोड़ अरेंज करना है जो पॉसिबल नहीं है इंटरनल डेप्ट से। तो क्या करेंगे? वो एक्सटर्नल की तरफ जाएंगे। एक्सटर्नल यानी बाहरी विदेशी सरकारों से बात करेंगे, विदेशी बैंकों से बात करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इन सब से बातें करेंगे और वहाँ से पैसे रेज करेंगे। तो जब देश के बाहर से पैसा कर्ज लिया जाता है, सरकार जो है देश के बाहर से कर्ज लेती है, चाहे वो बैंक से ले ले या किसी सरकार से ले ले, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। यानी हमने अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि वो पड़ोसी के पास गया पैसे लेने के लिए, तो इसको कहेंगे एक्सटर्नल डेट, यानी घर से बाहर से पैसा आया। अब वो घर के लोगों से पैसा नहीं ले रहा है, अब घर के बाहर के लोगों से ले रहे हैं, राइट। तो ये हो गया एक्सटर्नल डेट। डेट मतलब कर्ज, राइट। चलो, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया। एक छोटा सा टेबल ऐसे भी कर लेते हैं एंड देन विल स्टॉप द लेक्चर। डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट पहला, रेज विद इन द इकोनॉमी। विद इन द इकोनॉमी यानी देश के अंदर ही, देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ही। रेज आउटसाइड द इकोनॉमी यानी एक देश की अर्थव्यवस्था के बाहर से लोन ले लिया। वॉलंटरी एंड कंपल्सरी इन नेचर। वॉलंटरी एंड कंपल्सरी इन नेचर का मतलब है कि भाई ये जैसे अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमें कोशिश करना है कि पहले, सबसे पहले देश के अंदर ही के लोगों से ही पैसे अरेंज करने हैं। ऐसा नहीं कि सीधा बाहर चले जाना है। पहले सीधी सी बात है ना, मुझे कोई चीज़ खरीदी तो पहले मैं अपनी जेब देखूंगा ना कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, ये मेरे घर में कितने पैसे हैं। घर के पैसे कम पड़ेंगे तो बाहर जाना है। तो ये वॉलंटरी भी है और ये कंपल्सरी भी है। लेकिन एक्सटर्नल डेट क्या है? ये वॉलंटरी यानी ऑप्शनल है एक तरह से। जरूरी नहीं कि आप बाहर से पैसा उधार लो ही लो। अगर आपके देश के लोगों से ही पैसे अरेंज हो जा रहे हैं, कंट्री के अंदर ही पैसे अरेंज हो जा रहे हैं आपस में, तो ठीक है। यानी घर के अंदर ही भाई, चाचा, मामा उमा से मांग के ही पैसे हो गए, ओके, फिर पड़ोसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं। यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यस। डोमेस्टिक का मतलब है, अगर जैसे इंडिया की बात करो तो इंडिया में इंटरनल डेट ले रहे हैं तो कौन सा पैसा मिलेगा? रुपया। इंडिया में देश के अंदर केंद्र सरकार जो है वो अपने ही लोगों से पैसे लेती है, अपने ही इंडिया में जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं उनसे पैसे लेती है, इंटरनल डेट लेती है, तो वो रुपये नहीं लेगी। लेकिन जब बाहर दूसरे देशों से जब हम हेल्प लेते हैं, डेट कर्ज लेते हैं, तो किसी भी रूप में आ सकता है। जिस देश से ले रहे हैं वो डॉलर में भी हो सकता है, वो यान में भी हो सकता है, वो यूरो में भी हो सकता है, ठीक है।
लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट, कह रहे हैं भाई इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि घर की बात है, देश के अंदर के लोगों की बात है, तो हम आराम से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि रुपए में डील करनी होती है और अपनी बात है ना, घर की बात है, तो कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन एक्सटर्नल डेट में मोर कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट, लेकिन बाहर देश से जब लेन देन करते हैं तो बहुत हिसाब किताब रखना पड़ता है, अच्छे से रखना पड़ता है, और इवन रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर होता है ना कि पड़ोसी से अगर लेन देन करो तो बहुत मेंटेन करना पड़ता है रिलेशन, कि उसको बुरा ना लग जाए, लेट ना हो जाए, मैनेजर पैसे देने की बात की तब तब तक लौटा दो जितना दिन, मतलब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन घर के ही लोगों से अगर चीज़ें ली हैं तो घर के लोग इतने नाराज नहीं होंगे अगर थोड़ा लेट ऊपर नीचे हुआ तो, ठीक है। चलो, आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। देन तो यहाँ से अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई थिंक लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, राइट। चलो, कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछो।